बात करें बड़ी खबर के साथ। सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 24 घंटे के धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भर कर ले गई। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। हालांकि उसके बाद जब वो धरने पर बैठे तो पुलिस उन्हें ले गई। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को ना तो लोकतंत्र की चिंता है, ना ही संविधान की। कमीशन तो इम्पार्शियली काम नहीं करता, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, वही उठाए। डेरेक ओब्रायन ना डोला सेन, हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के ले गया। मैं इसको घोर निंदा करता। यह इनको टीएमसी के लोगों को यह संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सबसे अधिक लोकतंत्र का अपमान किया है तो यह टीएमसी के लोगों ने किया। संविधान का अपमान इन्होंने किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। यह अगर देखें तो ये संविधान की चिंता नहीं है। संविधान यह शाहजहां की सुरक्षा का चिंता, शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए। यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी जी का तो कभी भी संविधान पे भरोसा नहीं रहा है। कभी भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव तो होते हैं, कभी भी निष्पक्ष चुनाव उन्होंने नहीं कराया। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे पर टीएमसी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया और वहां खूब हंगामा हुआ। टीएमसी ने बीजेपी पर चुनावी माहौल में एनआईए का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उसके नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। और इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाना शुरू किया। इस चक्कर में हंगामा हो गया। टीएमसी नेता हटने के लिए तैयार नहीं थे, वो अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाना शुरू किया। सर आइए प्लीज, सर मानना पड़ेगा सर। इस खींचतान में डेरेक ओब्रायन तो झल्ला गए। डोंट डू दिस यार, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठी डोला सेन भी भड़क गई। उनकी और पुलिस वालों की बहस हो गई। डोला सेन ने पैरों में चोट का हवाला दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हमारा पैर में सर्जरी है, रुक जाइए, हमारा पैर में सर्जरी। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया और आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में एनआईए का इस्तेमाल किया गया। यही मुद्दा उठाते हुए टीएमसी के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। बीजेपी ने एनआईए की टीम पर हमले के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई, क्योंकि पिछले हफ्ते बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में रात में एनआईए की टीम पर हमला हो गया था। एक अधिकारी को चोट भी लगी थी। और पूर्व मेदिनीपुर के भुप्तीनगर इलाके में लोगों ने एनआईए की टीम का रास्ता रोक लिया था। महिलाएं तो सड़क पर बैठ गईं। कुछ के हाथों में डंडे भी थे। उन्होंने पुलिस वालों से झगड़ा किया था। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे दिखे। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भुप्तीनगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। उसने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और जब एनआईए के अधिकारी उन्हें लेकर निकले थे तो बवाल हो गया था। यही नहीं, बात तब और बढ़ गई थी जब भुप्तीनगर में एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया गया था। करता है यानी कि पूर्वांचल के इस हिस्से में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय का वोटर जिसकी तरफ हुआ, उस प्रत्याशी की जीत पक्की है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, पूर्वांचल के इसी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अंसारी परिवार के जरिए दोनों की कोशिश इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव से पहले 1 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने देर रात पहुंच गए थे, क्योंकि माना जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है और ओवैसी का वोट बैंक भी मुस्लिम समुदाय ही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए ओवैसी को अंसारी परिवार के साथ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सगी बहन है। दोनों पार्टियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बना लिया। इसका
सीधा मतलब है, ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। हालांकि ओवैसी इस बात को भी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार का रिश्ता समाजवादी पार्टी से बेहद अच्छा रहा है। मुख्तार खुद कभी समाजवादी पार्टी में बेशक शामिल न हुआ हो, लेकिन उसके परिवार के कई सदस्य अखिलेश की पार्टी में शामिल हैं। समर्थन और नजदीकी पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने इशारों ही इशारों में स्थिति साफ कर दी। फर्क दोनों के आने में यही था कि एक बजे रात में आया था और एक बजे दिन में आया था। कहते हैं गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के बड़े हिस्से में दखल रखने वाले अंसारी परिवार का प्रभाव गैर मुस्लिम वोटरों पर भी रहता है। खासतौर से दलित और पिछड़े समुदाय के वोटर उस इलाके में अंसारी परिवार के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीते करीब 4 दशक में पूर्वांचल में यह पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जो बाहुबलियों के प्रभाव से मुक्त होगा, क्योंकि दावा किया जाता था कि पहले माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में जमकर धांधली करते थे और अपने समर्थकों और करीबियों को जितवाने के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद भले ही लंबे वक्त से जेल में बंद थे, लेकिन हर चुनाव पर उनका प्रभाव रहता था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जेल में बैठकर ही वो किसी भी उम्मीदवार को जितवाने और हरवाने का दम रखते थे और उसी संरक्षण के दम पर दोनों माफिया सरगना ने करीब 4 दशक तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अपना दबदबा बनाए रखा था। कहते हैं कि एक वक्त पूर्वांचल के कम से कम 12 जिलों में इन दोनों गैंगस्टरों की तूती बोलती थी। और दावा किया जाता है कि मुख्तार और अतीक के प्रभाव वाले इन जिलों में सियासत में पत्ता भी उनसे पूछ कर ही हिलता था और सियासी बढ़त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल भी इनका साथ लेने में हिचकते नहीं थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही पूर्वांचल की सियासत बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि पिछले साल प्रयागराज के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि करीब 4 दशक बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव बाहुबली मुक्त चुनाव होगा। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री की शिकायत की। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। इसके अलावा दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी फिल्म दिखाए जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नवरात्रि में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए नमो ऐप पर 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। खबर है कि बीजेपी संकल्प पत्र नाम से जो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, उसमें विकसित भारत, महिलाएं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर फोकस किया जाएगा। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की खुली बहस की चुनौती को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही शशि थरूर ने राजीव चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि वो सवालों से बचते आ रहे थे। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की फजीहत हो गई, क्योंकि वहां पार्टी की रैली के लिए मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। मंडला से कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकान मैदान में और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी की मंडला में सभा आयोजित की गई। लेकिन इस सभा के लिए तैयार मंच पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर नजर आई और इससे कांग्रेस की फजीहत हो गई। राहुल की सभा की तैयारियों में जुटे लोग परेशान हो गए। आनन फानन में पोस्टर हटाने का जुगाड़ लगाया गया। किसी ने फग्गन सिंह कुलस्ते के पोस्टर पर गमछा लगाना चाहा, तो किसी ने उनकी तस्वीर छिपाने के लिए उस पर पट्टी लगाई। कैची नहीं है क्या? कैची ये नीचे लेता तुम्हारे नीचे लेता हमारा अध्यक्ष जी बोला पहले नीचे लेता। इतनी मशक्कत के बाद भी तस्वीर नहीं छिपी तो पूरा का पूरा बैनर ही जमीन पर पलट दिया गया, क्योंकि जितनी देर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर कांग्रेस के मंच पर नजर आती, पार्टी के नेताओं की लापरवाही की कहानी कहती रहती। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे पर टीएमसी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया और वहां खूब हंगामा हुआ। टीएमसी ने बीजेपी पर चुनावी माहौल में एनआईए का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उसके नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। और इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाना शुरू किया। इस चक्कर में हंगामा हो गया। टीएमसी नेता हटने के लिए तैयार नहीं थे, वो अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाना शुरू किया। सर आइए प्लीज, सर मानना पड़ेगा सर। इस खींचतान में डेरेक ओब्रायन तो झल्ला गए। डोंट डू दिस यार, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठी डोला सेन भी भड़क गई। उनकी और पुलिस वालों की बहस हो गई। डोला सेन ने पैरों में चोट का हवाला दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हमारा पैर में सर्जरी है, रुक जाइए, हमारा पैर में सर्जरी।
बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया और आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में एनआईए का इस्तेमाल किया गया। यही मुद्दा उठाते हुए टीएमसी के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। जबकि बीजेपी ने एनआईए की टीम पर हमले के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई, क्योंकि पिछले हफ्ते बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में रात में एनआईए की टीम पर हमला हो गया था। एक अधिकारी को चोट भी लगी थी। और पूर्व महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड